आज से 15 साल कबल त्यूनिस की गलियों में भड़कने वाली एक चिंगारी ने पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया था। उसे अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था। एक ऐसी लहर जिसने बरसों से कायम आमरीत को तिनकों की तरह बहा दिया। मिस्र से लीबिया और यमन से शाम तक नक्शे बदल गए, लेकिन मंजिल फिर भी न मिल सकी। आज लगता है कि तारीख खुद को दोहरा रही है, मगर एक मुख्तलिफ जोग्राफिये में। तेहरान की सड़कों से उठने वाला धुआं और जन जिंदगी आज़ादी के नारे हमें उसी पुरानी बेचैनी की याद दिला रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान की ये हालिया कशीदगी अरब स्प्रिंग का ही कोई दूसरा बाब है, या ईरान की समाजी और मजहबी साख्त उसे उस अंजाम से बचा लेगी जो कायरा और त्यूनिस के हुक्मरानों का मुकद्दर बना। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका तेहरान की इस बेचैनी पर नजरें जमा कर बैठा है और वो ईरान को इंसानी हुकूक की पामाली पर धमकियां दे रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि इस असल गेम क्या है। ईरान के बचे कुचे जोहरी प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए ईरान में रिजीम चेंज अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और शायद ये उसके लिए सुनहरी मौका भी है। एक बार फिर आयशा गाजी और सलमान जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त ईरान में जो कशीदगी है, क्या इसकी ममासलत अरब स्प्रिंग से की जा सकती है? देखिए, इसके दो अहम पहलू हैं। एक तो वो जो आपने बयान किया कि अरब स्प्रिंग के साथ इसकी मुमासलत ढूंढी जा सकती है। इसी तरह से वहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुआ और फिर वो बेकाबू हो गया, और लोगों ने कहा जी कि ये तो करप्शन है यहाँ पे, और हम फॉर वट एवर रीज़न करप्शन कह लें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कह लें, या जो भी कह लें, जो भी उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए। इराक में ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी, और लिबिया में और इजिप्ट में, वट एवर दे कॉल्ड इट। सो दिस कैन बी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन उसके जो नताइज बाद में निकले थे, हमने देखा अरब स्प्रिंग के जो उसका हासिल था वो बहुत खौफनाक था। कहीं पे भी, लिबिया पहले क्या था अरब स्प्रिंग से पहले, उसके बाद क्या है, इजिप्ट में पहले किस तरह की हुकूमत थी, बाद में किस तरह की हुकूमत है, इट इज़ ये बड़ी एक रिमार्केबल कंपैरिजन है सारी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और अगर ईरान में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, तो ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए वंस अगेन इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर सो मेनी रीजंस। सिर्फ इसलिए नहीं, और क्योंकि देखें ईरान की तो बहुत सारी, अगर हम देखें तो इनकी प्रॉक्सी वॉर्स भी बहुत सारी जगहों पे चल रही हैं, तो ईरान का असर रसूख बड़ा डिफरेंट है। हम्म। इराक में, लिबिया में, इजिप्ट में जो कुछ हुआ वो वहाँ के अंदर ही कंटेन रहा था। यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि देखें, ईरान के लिए प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे पहले भी होते रहे हैं, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने जूम इन करके दिखा रहा है अमेरिका। लेकिन अभी 2022 में भी जो हिजाब के ऊपर हुआ था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल, मशा समथिंग, हम्म। तो ऐसे ही थे वहाँ पे प्रोटेस्ट। और उससे पहले, खासतौर पे उससे पहले, नवंबर 2019 में वहाँ पे ब्लडी नवंबर के नाम से इसको याद किया जाता है, जब प्रोटेस्टर्स बाहर निकले थे और वो फ्यूल हाइक के ऊपर निकले थे कि जी फ्यूल की प्राइसेस क्यों हाइक हो गई। हम्म। और उसमें निकले थे, और इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जी 1500 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया। तो तब भी हालात इसी तरह के थे। उससे पहले आप 10 साल पहले जाएं, 2009 में जो ग्रीन मूवमेंट चली थी, जब अहमदी निजाद है, तो वो बड़ी मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट। हम्म। उस वक्त भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, मिलियंस ऑफ पीपल का बाहर आ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उससे पहले आप 1950s में जाएं, 1908 में जाएं। सो देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट, दे नो हाउ टू डील विद इट। ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से पीपल विल erupt आउट ऑन द स्ट्रीट्स, मिलियन ऑफ पीपल विल कम आउट, और उसको कैसे कंट्रोल करना है। सो अगर यहाँ पे कोई फॉरेन इंटरवेंशन इस इतनी इफेक्टिव ना हुई कि वो इस सारे का फ़ायदा उठा सके, तो ये इंटरनल जो भी रिवॉल्ट है, उनके आपस के जो भी क्लैशेस हैं, फंडामेंटलिस्ट के और जो रिवाइवलिस्ट हैं, उन लोगों के जो भी आपस के हैं, वो आपस में ही किसी ना किसी तरह इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक, लेकिन लेकिन अगर लेकिन लेकिन अगर गेम कुछ और है सलमान साहब, अगर गेम कुछ और है। दुनिया भर में हमने देखा कि महंगाई के खिलाफ आवाम का हक होता है, मुजाहरे करते हैं, पाकिस्तान में भी होता है, खुद अमेरिका में भी होते हैं, बरतानिया में होते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन अमेरिका का बराह रास्त इसमें कूदना या इशारे देना, ये क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका जो है वो तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है जिसके अंदर कोई भी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, तो उसमें उसकी हिस्ट्री है, जैसे आयशा ने कहा कि वो उसके अंदर एक इंटरवेंशन या इस तरह के बयानात वो ज़रूर देता है। हम्म। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कि जिस तरह वो हिजाब रिमूवल की शुरू हुई थी, जिसमें ख़वातीन जो बाहर निकलना शुरू हुई थी और उन्होंने कहा था जी कि हम हिजाब नहीं लेंगी, तो उस पर भी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी और अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी, उसने काफ़ी धुआंधार बयान दिए थे। बट दिस टाइम इट्स अ बिट डिफरेंट। आई एग्री कि इसमें एक हिस्ट्री है और उसके अंदर जो रजीम है वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा जड़ें गहरी हैं। उसके बावजूद
देवर पॉइंट्स एंड इंडिकेटर्स जो कि ये बता रहे थे कि अगले 5-6 साल, ये मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 2021, जो कि मेरी बातचीत हुई थी कुछ ऐसे लोगों से जो कि ईरान के अंदर होकर आए थे, और उन्होंने ये बातचीत की थी कि जी के वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग रिजेंटमेंट है लोगों के अंदर, और बाकायदा वहाँ पे एक बाकायदा तहरीक चल रही है अंडर अंडर द ग्राउंड, जो कि लोगों को अब आमादा करिए कि वो इस रजीम के खिलाफ खड़े हों। तो ये इसका अगर आप एक शाखसाना देखें तो जिस तरीके से उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया और उसके अंदर निकला जो भी उनका नेटवर्क था वो निकला, और उसके अंदर वो लोग ईरानियंस इन्वॉल्व थे जो कि पिछले रजीम के साथ लॉयल थे। उसके बाद अभी जब इसराइल और ईरान की जंग हुई है 12 दिन की, उसके अंदर जिस तरीके से उनके अपने ही घर के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने ट्रक्स रखे हुए थे जिसके अंदर से ड्रोन उड़ उड़ के उनको निशाना बना रहे थे। तो दिस शोज के देर इज एन इंटरनल फ्रैक्चर जो कि ऑलरेडी इन प्लेस, और उसके बाद फिर अब आप देखते हैं कि ये वाली सारी चीज़ जो है वो उभर के सामने आती है जिसमें इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर अमेरिका की जो इंटरवेंशन की जो बयान है वो आना शुरू होते हैं। विल ऑब्वियसली नॉट ओनली बी समथिंग जो कि ईरानियंस को हर्ट करेगी, बल्कि ये जो इसके आसपास के ममालिक जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है, इसको भी वो आके हिट करेगी। एक और बड़े मज़े की बात है कि बैक इन मई 2025 जब पाकिस्तान और इंडिया का मसला चल रहा था, तो मेमरी एक इदारा है जो कि अमेरिका से चलता है, 1998-99 के अंदर चलना शुरू हुआ था, और मोसाद के 2 फॉर्मर एजेंट्स उसको चलाते हैं एक थिंक टैंक के तौर पे। उन्होंने एक बलूचिस्तान डेस्क जो है वो इस्टेब्लिश किया था, और उसको जो उन्होंने झंडा लगाया था वो भी जो आज़ाद बलूचिस्तान वाले शुरू यूज़ करते हैं, ये BLA वाले, वो लगाया था, और उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का जो बलूचिस्तान है उसको उन्होंने ऐड अप किया था, और उसके अंदर दोनों पोर्ट्स आ रही थी, चाबहार की भी और हमारी भी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया था कि मीर यार बलोच के नाम से एक शख्स को उसका डेस्क हेड लगाया था जो कि इस वक्त इंडिया में बैठा हुआ है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। और अभी माइक पॉम्पियो की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें जो कि आज उसने दी है और अपने ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट की है, तो उसमें उस पर बाकायदा लिखा है नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान, यानी वो तेहरान की गलियों से होते हुए बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। सो देर इज़ अ बिगर गेम प्ले एट दिस स्पॉट। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको सिर्फ ईरान की रजीम चेंज के हवाले से ना देखें, बल्कि ओवरऑल वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के जो थिएटर हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे तो ज़्यादा हमें शायद बात समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन आयशा, ये जिस तरफ सलमान जावेद साहब इशारा कर रहे हैं, ये तो बड़ा परेशान कुन हालात है। देखिए, सलमान जावेद साहब जो बात कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें हमारे परेशान होने की यकीनन बात है, और हम एक पहले 9 मई का एपिसोड देख चुके हैं, जिस वक्त जब तक हालात वापस काबू में नहीं आए थे उस वक्त तक देखने वालों को यही लग रहा था, ऑब्जर्वर्स को यही लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। एंड देयर आर, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इस वक्त आके अपनी पावर को संभाल लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे इख्तियार से निकल जाएंगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, आप इसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको एक एल्गोरिदम वॉरफेयर के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी, कि प्रोवोक करना चीज़ों को अब, और उन चीज़ों को फिर हासिल, उनका जो भी हासिल है वो खुद उसके बेनिफिट्स को खुद लेना कितना आसान है बाहर बैठे हुए रिजीम्स के लिए। और ये ईरान में जो कुछ जिस तरह ये कह रहे हैं, हमने पहले देखा, वो राइट और रॉन्ग की बात अलग है, जाहिर है कि जुलाई रेवोल्यूशन वहाँ के लोगों ने एंडोर्स किया, लेकिन वहाँ पे यही कुछ हुआ, एक यंग जनरेशन बाहर आई, उनकी जो भी रिजेंटमेंट्स थी कोटा सिस्टम के ऊपर थी, कोटा सिस्टम गवर्नमेंट ने मान लिया, लेकिन पहली सारी रिजेंटमेंट्स को उठा के उन्होंने उनको टॉपल किया और वहाँ से हसीना को भागना पड़ा, जिसकी जाहिर है कि उसकी एक अपनी हिस्ट्री थी। लेकिन उसी आमिरियत की बुनियाद के ऊपर आप देखें, पहले सद्दाम हुसैन को भी हटाया गया, उसी आमिरियत को जवाब बना के लिबिया के सदर कजाफी को भी हटाया गया, उसी आमरीत को बुनियाद बना के। यहाँ पे अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो एक सारा एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल एक सेटअप चल रहा है, वो बिल्कुल यही बात बार बार दोहरा रहा है कि जी यहाँ पे तो आमरीत है और यहाँ पे जो एक रिजीम बैठा हुआ है और ये अनइलेक्टेड लोग हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग, आप अगर बाहर की दुनिया में बैठ के देखें तो आपको ऐसे ही लगता है कि जो कुछ खबरों में आ रहा है वही सब कुछ है, और वहाँ पे वाकई ये बिल्कुल एक आमरीत का ही माहौल चल रहा है। तो ये जिस तरह सलमान जावेद कह रहे हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं आसपास के एरियाज में, दिस इज समथिंग वेरी रिमार्केबल, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, जबकि हमारे पास पहले भी 2 दफ़ा ऐसी अटेम्प्ट हो चुकी वेरी रिसेंट हिस्ट्री में, 9 मई और उसके बाद भी एक दफ़ा एक तालिबा की, किसी यूनिवर्सिटी में तालिबा की मॉलेस्टेशन को लेके एक बहुत ज़्यादा एक हिवल शुरू हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने निकलना शुरू किया था, वो बड़ा देखने में लग रहा था कि अब ये बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाएगा और बिल्कुल बांग्लादेश की तरफ सिचुएशन चली जाएगी, लेकिन वो काबू पा लिया गया। सो दिस इज ठीक। समथिंग दैट वी नीड टू कीप अच्छा, एन आई। अब किस तरह, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के बाद सवाल मैं ये रखूंगा कि अरब स्प्रिंग के जो पिछले एपिसोड्स थे उनके मुकाबले में ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने क्या सीखा, वो किस तरह से इस मामले को हल करने की तरफ लेकर जाएगी। बुनियादी सवाल ये होगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। सलमान जावेद साहब, सवाल यही है कि कर्नल कद्दाफी, सद्दाम हुसैन और उनके पेशरो जो इस वक्त सूरत हाल अरब स्प्रिंग के बाद उन मुतल्लिका रियासतों में हुई, तो ईरान किस तरीके से देखेगा? वहाँ की जो हुक्मरान है वो किस तरह से निमटना चाहेंगे इस सूरत हाल से? मेरा ख्याल है कि ईरानियन रिजीम जो है वो इस वक्त थोड़ा सा पैनिक के अंदर है, और थोड़ा सा एक ट्रैप जो है वो उनको नज़र आ रहा है कि वो शायद उसके अंदर घिरते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इससे पहले के जितने भी इस तरह के वाक़यात हुए, जैसा कि प्रोटेस्ट हुए, उनका जो पैरामीटर था, उनका जो रेडियस था, वो तेहरान से कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया। लेकिन इस बार ये रेडियस जो है वो फैलता जा रहा है पूरे के पूरे ईरान के अंदर, एंड दिस इज़ वरीसम फॉर देयर रिजीम। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि आप ख़ामनाई के जो बयानात देखते हैं, वो बहुत शदीद किस्म के बयानात है, और उसके अंदर वो बिल्कुल भी एक आयरन विल के साथ नज़र आते हैं कि जी कि मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर हम लोग कोई निगोशिएट करने के उसमें नहीं है, पॉइंट पे नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंट हैं ईरानियन वो बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल मोड के अंदर बातचीत करने को तरजीह दे रहे हैं। ऑल्सो वो स्केप्टिज्म उनके ऊपर भी आ रही है, लेकिन ये बात बहरहाल नज़र आ रही है कि ईरानियन रजीम जो है वो अपनी विल के अंदर अभी भी उन्होंने कोई इस तरह की शो नहीं की फ्लेक्सिबिलिटी कि वो बहुत जल्दी जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। सो देर आर ऑब्वियसली एनालिसिस के उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत बड़ा, अपार्ट फ्रॉम जो कि उससे पहले हो चुका है, इससे पहले जितने भी इस तरह के एहतजाज हो चुके हैं, उससे ये डिफरेंट है। इवन देन ऑफ कोर्स उनकी, जैसे मैंने पहले कहा, कि जड़ें चूँकि बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं। उन्होंने जिस तरीके से इवन इसराइल और ईरान की जो जंग हुई थी उसके अंदर भी, बावजूद उसके कि उनके इंटरनल एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे सामने हैं जो कि जिन्होंने उनको बिट्रे किया, उसके बावजूद वो सस्टेन कर गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी वो बहरहाल काबू करने की पूरी कोशिश करेंगे, और दुआ भी हमारी ये है कि उसको काबू कर लें, क्योंकि ये ना सिर्फ है कि ईरानियन जो लोग हैं उनके हक में नहीं, बल्कि हमारे हक में भी नहीं है, अफगानिस्तान के हक में भी नहीं है, और इस रीजन के हक में नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई इस किस्म की ऐसी फॉरेन इन्वेजन, जो कि जिस तरह से मिडल ईस्ट को जिस तरह तख्त तराज किया उन्होंने, अभी वेनेजुएला की भी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, उस तरह की कोई फॉरेन इन्वेजन जो है वो इस खत्ते के लोगों के लिए कोई बहुत अच्छे फल लेकर आएगी। तो ईरानियन रजीम को ना सिर्फ ये कि अपने लिए लड़ना है, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी लड़ना है और खत्ते के लिए भी लड़ना है। तो जी। मेरा ख्याल है कि वो इसके ऊपर आयशा, बात करेंगे। आयशा। एक आखिरी बात ये करूंगा हाँ। कि आज से कुछ अर्सा पहले ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो पाकिस्तान आए थे, और अगर आपको याद हो तो उन्होंने बयान ये दिया था कि हम बिल्कुल एक ब्लैंक चेक देते हैं पाकिस्तान को। तो ये एक इंडिकेटर था कि जिस तरह का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, ईरानियंस ऑल्सो वांटेड, और ये सब रूमर भी चली थी कि पाकिस्तान उनके साथ भी इस तरह का एक डिफेंस पैक्ट करे। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी गोइंग ऑन बिटवीन अफगानिस्तान, बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश सबसे पहले यही होगी कि सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाए। सालिसी का कोई किरदार बनता है इस वक्त पाकिस्तान का? यकीनन कोशिश तो पूरी होगी कि किसी तरीके से सूरत हाल को बेहतर किया जाए। जी आयशा। देखिए, सालिसी का किरदार वो तो उनका इस वक्त तक जो भी है वो उनका इंटरनल मैटर है। उनके इंटरनल मैटर के अंदर उनके लोगों की, उनके गवर्नमेंट के साथ जो भी इस वक्त क्लैश चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट में सालिसी का नहीं, किरदार लेकिन मुल्क किसी का बनता किसी है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेशनल फिर आना पड़ेगा ना, शायद जरूरत पड़े फिर। अगर अमेरिका ये बात कह रहा है, जो कि बहुत ही एक ऑफेंसिव बात होनी चाहिए बाकी तमाम मुल्कों के लिए भी, कि अगर आप अपने कंट्री के अंदर प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती करते हैं तो अमेरिका जो है यहाँ पे इंटरवीन करेगा। दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस, जिसको सब मुल्कों को बहुत सीरियस लेना चाहिए। देखिए, मुल्कों में सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बगावत के भी होते हैं एलिमेंट्स जो सिर्फ वहाँ पे अनार्की फैलाना चाहते हैं। उनका मकसद प्रोटेस्ट नहीं होता, अनार्की होता है। और कंट्रीज को, स्टेट्स को लॉ एंड ऑर्डर रखना पड़ता है। तो अगर ये अमेरिका ने सेट कर दिया कि भी जहाँ पे भी प्रोटेस्ट, जहाँ पे मर्जी उठ के आ जाए, जिस बात पे मर्जी प्रोटेस्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, या उन लोगों का जो भी मुद्दा है अपनी हुकूमत से वो ठीक है या गलत है, लेकिन ये एक बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट है। अगर आप ये कहें कि भाई कहीं पे भी प्रोटेस्ट होंगे, अगर आपने उनको स्नब करने की कोशिश की तो अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा। सो दिस इज समथिंग, हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर इसको देखें तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है, किसी भी कंट्री के लिए खतरनाक बात हो सकती है। दूसरा ये देखें कि अभी जिस तरह सलमान ने भी इस तरफ इशारा किया कि अभी जब इनके ऊपर अटैक हुए थे तो ईरान के अंदर से भी जो अटैकर्स को बहुत सारी सपोर्ट मिल रही थी, जिसके बाद इन्होंने बहुत सारे लोग डिपोर्ट भी किए वहाँ से, इंडियंस को भी डिपोर्ट किया, अफगानियों को भी डिपोर्ट किया। और पता चला कि इसराइल की वहाँ पे बड़ी अच्छी एक अपना ऑलरेडी नेटवर्क मौजूद है। तो ये सब चीज़ें और इस और तरफ और बहुत बहुत मैसिव लॉस उठाना पड़ा ईरान को उस पूरे नेटवर्क का।
एग्जैक्टली। सो ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन देर इज़ अ वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी कि अल्लाह ना करे कभी ये हालात सीरिया की तरह से कहीं मोड़ ना हो जाए कि गवर्नमेंट बैठी हुई है और प्रोटेस्टर्स को बाहर से मदद मिल रही है और प्रोटेस्टर्स ने अपनी एक फ़ौज बना ली है और उनकी अपनी एक फ़ौज है और वो आपस में लड़ रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे 10 साल भी आप लड़ते रहें तो कोई ना कोई आखिर में तो कहीं ना कोई पावर में आ ही जाता है। 10 साल आप पॉलिटिकल एफर्ट भी करें तो रिजीम चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है वो कहीं पे भी फिर काउंट नहीं होता। इतने लोग, आधा सीरिया जो है वहां से रेफ्यूजी बन के चला गया, तो वो कहीं पे भी काउंट नहीं होता। और अगर ईरान में खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बात होती है तो ये सिर्फ, जैसा सलमान ने भी ये बात कही कि देखिए सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, ये बात फैलेगी अफगानिस्तान की तरफ भी फैलेगी और पाकिस्तान की तरफ भी फैलेगी, और ये पॉसिबिलिटी है कि प्लान में भी यही बात हो कि ये इधर को फैले। सलमान जावेद साहब, क्या इससे पहले कि ये कोई ऐसी मिसाल है किसी और मुल्क के हवाले से कि जनाब अगर प्रोटेस्टर्स के साथ सख्ती से निपटा गया तो अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा? क्या ये वो क्या कहते हैं, पीस कीपिंग फोर्स जो है वो वाला किरदार होगा? और फिर अगेन, वेयर इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? कहाँ है ये सब? नहीं जी, ऐसा प्रेसिडेंट ज़रूर मौजूद है कि अमेरिका जो है वो 3-3 महीने पहले अपने एम्बेसी के स्टाफ को और अपने लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे थे, चाहे एनजीओ या सिटीजन, उनको नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि इलाके को छोड़ दें। वो इंटरवेंशन नहीं करता, वो बाहर ले जाता है अपने लोगों को। सो इफ दे आर सेइंग कि जी इंटरवेंशन करनी है, तो फिर ये जैसे आयशा ने कहा कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि न्यू कलोनियल उसमें डिक्शनरी में एक नया इजाफा है कि जी कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, और चूंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी वजह से जो है वो आप चूंकि उनको सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम आ रहे हैं आपको जो है ना हटाने के लिए, क्योंकि आप अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। तो वो पंजाबी में पुराने ज़माने में कहा जाता था लाके का थानेदार। तो ये वो बेसिकली किरदार जो है वो अमेरिकन दोबारा से एक रीजनल स्टेट का जो किरदार है वो लेकर आना चाह रहे हैं अपना दुनिया के ऊपर। इसमें एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा, यूएनएससी की जैसे आपने बात की, मल्टीलैटरल फॉरम्स जो हैं वो तो मैंने जैसे कहा कि रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो चुका है दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल एक उसकी अब कोई अहमियत बाकी नहीं इररेलेवेंट है। हो गया, इररेलेवेंट हो गया। जी, इसके साथ साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है दुनिया के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है अमेरिकन के लिए कि जी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। और ये जितनी भी एफर्ट आपको नज़र आती है जहाँ पे ये रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश करने की बात है, उनको काबू करने की बात है, जहाँ पे ये अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने की बात है, वहीं पे उस मल्टीपोलर वर्ल्ड को रिवर्स करने की या उसको स्लो डाउन करने की भी एक काविश है। तो ठीक इसको है। इस नज़र से भी हमें देखना चाहिए। यानी ये और मामला सिर्फ वेनेजुएला के हवाले से बात करें तो मनशियात और ड्रग्स का नहीं है, और फिर ईरान के हवाले से बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से नहीं है, मामला कुछ और है। और जो है वो माहिरीन इस वक्त उसकी निशानदेही भी कर रहे हैं, और वो बेहतर नहीं है, किसी के लिए बेहतर नहीं है।